गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलूर कर्नाटक एवं मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वाधान में गतिमान है। तो ये आज का व्याख्यान हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी का है, जो मुंबई में रहती हैं। समकालीन हिंदी साहित्य की प्रख्यात प्रतिष्ठित कथाकार एवं व्यंग्य लेखिका है, जो 20 से अधिक कहानी संकलन और उसके साथ साथ 10 व्यंग्य संग्रह और 5 उपन्यास, कुल मिलाकर के हिंदी के जो साहित्यिक सभी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में जो अपना जो रचना कार्य इन्होंने संपन्न किया है, सृजन कार्य संपन्न किया है। तो इस तरह के हमारे हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार एवं व्यंग्य लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी का आज इनका व्याख्यान है। मैं अपने सभी प्रतिभागी साथियों को इस कार्यक्रम में, जो आवासीय कार्यक्रम है, उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे आज की जो वक्ता है डॉक्टर सूर्यबाला जी, आदरणीय सूर्यबाला जी का मैं अपने कॉलेज की ओर से, SLBS कॉलेज गोंडा तथा मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हुए इनका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मित्र, यह कार्यक्रम जैसे कि आप सभी जानते हैं, SLBS कॉलेज गोंडा तथा पॉम्पे कॉलेज और उसके साथ साथ बिहार मंगलूर विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक संघ की ओर से संचालित है। तो इस कार्यक्रम के जो आयोजन में हमारा जो सहयोग और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं SLBS कॉलेज के जो प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम जी, और उसके साथ साथ हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, इनका भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाने वाले जो साथी है, जो प्रतिभागी साथी है, जो प्राध्यापक बंधु हैं, शोधार्थी है, इन सभी का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से आभार प्रकट करते हुए, मैं साधुवाद देते हुए स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आगे चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम होगा, जैसे कि मैं और मेरा लेखन, इस विषय पर आज का कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सूर्यबाला जी। इनका परिचय देने के लिए मैं अपने मित्र, जो हम दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं, आवासीय कार्यक्रम का, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इनका डॉक्टर सूर्यबाला मैडम का परिचय देने के लिए मैं अभी जयशंकर तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 53वें व्याख्यान में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर, और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर मंजूनाथ जी, एवं समस्त विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधुओं, शोधार्थी बंधुओं, सभी का कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी का मौका है कि ये जो व्याख्यान श्रृंखला हमारी 1 साल से चल रही है, इसमें आज हमारी वक्ता, आज की वक्ता हैं प्रतिष्ठित कथाकार, व्यंग्य लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी। मैं उनका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। एक परिचय देने के लिए मुझे कहा गया है, तो मैं सीधे विषय पर आता हूं। आज का जो विषय है, मैं और मेरा लेखन, यानी वो अपने साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में स्वयं बताएंगी, अपने बारे में बताएंगी। ये बहुत ही सुखद होगा कि हम उनके बारे में उन्हीं से जान सकेंगे, और वो साहित्य की दुनिया में एक सुपरिचित नाम है। तो उनका परिचय देने की ऐसी कोई, चूंकि हम एक परिपाटी इसमें चला रहे हैं कि जिन वक्ताओं को
लाते हैं, उनका व्याख्यान उनसे निवेदन करके उनका कीमती समय हम प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देते हैं। उसी कड़ी में मैं उनके बारे में कुछ जरूरी बातें करूंगा। समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार और व्यंग्य लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को बनारस से सटा हुआ मिर्जापुर में हुआ। बनारस में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहीं पर उन्होंने पीएचडी शोध उपाधि रीति काव्य में प्राप्त किया। साहित्य सृजन के क्षेत्र में वो बचपन में ही उनके अंदर रचना के अंकुर फूटे थे और एक संयोग था कि उन्होंने कविताएं मतलब कविता सबसे पहले लिखी थी। अधिकांश साहित्यकार शुरुआत कविता से करते हैं। उसी तरह से सूर्यबाला मैडम ने भी पहली कविता बांसुरी शीर्षक से 8 साल की आयु में उन्होंने लिखी थी और बाद में कथा साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने को नियोजित किया। समकालीन कथा लेखन और व्यंग्य साहित्य में आपका लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। 6 उपन्यास आपके प्रकाशित हैं, 18 कहानी संग्रह और 10 व्यंग्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं। इसके अलावा डायरी लेखन, संस्मरण लेखन पर भी आपने अपनी लेखनी चलाई है। समाज, परंपरा, आधुनिकता और उनसे जुड़ी समस्याओं को सूर्यबाला जी एक खुली, मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती हैं, जहां ना तो अंधश्रद्धा होती है और ना एकांगी विद्रोह होता है। वो समय था कि जब मैं एक साक्षात्कार पढ़ रहा था और जागरण में छपा था, मेरा ख्याल है मार्च वगैरह में। ओम प्रकाश तिवारी जी ने साक्षात्कार लिया था। उसमें वो बताती हैं कि किस तरह से मैंने लेखन की शुरुआत की। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, उस समय अलीगढ़ में आप रहती थी और वहीं से एक कहानी छपी थी निर्गुण जी की, सारिका में। उस पर आपने एक प्रतिक्रिया लिखकर भेजा था और कमलेश्वर जी उसका संपादन करते थे। तो आपकी उस प्रतिक्रिया पर कमलेश्वर जी की जो चिट्ठी आई थी, उन्होंने कहा कि आपकी रचना बहुत बहुमूल्य है, आप अगर लिखेंगी तो इससे हिंदी साहित्य समृद्ध होगा। और वहां से आपने लेखन की शुरुआत की। यानी जो आपकी प्रतिक्रिया थी वो रचना के रूप में कमलेश्वर जी ने उसे चिन्हित किया। बाद में जीजी कहानी आपकी जो सारिका में ही छपी, जो अक्टूबर 72 जो महिला कथाकार अंक है उसमें प्रकाशित हुई। पहला प्रकाशित व्यंग्य आपका मार्च 1973 में धर्मयुग में प्रकाशित हुआ और इसी क्रम में 1975-76 में धर्मयुग में आपका मेरे संधिपत्र जो उपन्यास है वह धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। यह ध्यातव्य है कि अभी पाखी ने इसी उपन्यास को पुनः सीरियल उसका निकालना शुरू किया है, जो धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। तो 6 उपन्यास हैं आपके, मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत और कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ये 2018 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। इसकी बहुत चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि ये सर्वाधिक बहुचर्चित आपका उपन्यास है। अमेरिका में रहते हुए आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, युवाओं के बारे में एक विस्तार से, खास करके जो अमेरिकी संस्कृति है उसको लेकर आपने इसमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसे लिखा है। आपके 18 कहानी संग्रह हैं, जिसमें एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1978 में प्रकाशित हुआ था और इसी के बाद ये श्रृंखला लगातार चलती रही। दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, सांझवाती,
कात्यायनी संवाद, 21 कहानियां, 5 लंबी कहानियां, मानुष गंध, गौरा गुणवंती, 21 श्रेष्ठ कहानियां, यादगारी कहानियां, और इसी तरह से आपके प्रतिनिधि सूर्यबाला संकलित कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, गैर हाजिरी के बावजूद ये स्त्री केंद्रित कहानियां हैं। एक टुकड़ा कस्तूरी, सूर्यबाला की लोकप्रिय कहानियां, अलग अलग प्रकाशन से ये छपी हुई किताबें हैं। व्यंग्य संग्रह में अजगर करे न चाकरी 89 में, इसी तरह से धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था, पत्नी और पुरस्कार, मेरी प्रिय व्यंग्य रचनाएं, यह व्यंग्य को पंथ, श्रेष्ठ व्यंग्य, सूर्यबाला, इस हमाम में। इसी क्रम में आपने संस्मरण लेखन किया अलविदा अन्ना के नाम से, 2013 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये विदेशों में जो रहते हुए आपने जो तमाम सारी स्मृतियां हैं वो इसमें जगह पा सकी हैं। बाल साहित्य में अगर देखें तो 1982 में आपका एक हास्य उपन्यास प्रकाशित हुआ था, झगड़ा निपटारक दफ्तर, और इसी तरह दुनिया की और अन्य भाषाओं में आपकी कृतियों के अनुवाद हुए हैं। अंग्रेजी में आपका जो अनूदित कथा संग्रह है द गर्ल विद अनशेड टीयर्स, ये बहुत ही चर्चित रहा है। जर्मन भाषा में बाऊजी और बंदर, दादी और रिमोट क्रॉसिंग, ये कृतियां आपकी अनूदित हुई हैं। इसी तरह से मराठी में यामिनी कथा, पाटेच्या प्रतिक्षेप, मी शिवा, मेरे संधिपत्र तथा सूर्यबाला आणि शरद जोशी यांच्या कथा के मराठी अनुवाद, इसको ज्योति कपिले जी ने अनुवाद किया है। माय नेम इज ताता, ये साहित्यची ये नगरी, और इस तरह से इसे उज्ज्वला केलकर जी ने अनुवाद किया है। वेणु का नया घर नाम से डॉक्टर मनोहर ने मराठी में वो जो आपकी किताब है हाल की, उसका अनुवाद किया है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कई संपादित ग्रंथ हैं, जिनमें वेद प्रकाश अमिताभ जी ने शब्द शब्द मानुष गंध के नाम से 12 में एक किताब प्रकाशित की थी जो आपकी रचनाशीलता पर केंद्रित है। डॉक्टर दामोदर खड़से जो इस व्याख्यान श्रृंखला में जिनका व्याख्यान हो चुका है, उन्होंने भी एक किताब प्रकाशित की है, सूर्यबाला का सृजन संसार। और इसी तरह से तरशेम गुजराल ने सूर्यबाला साक्षात्कार के आईने में, इसी तरह से तमाम विश्वविद्यालयों में आप पर अनुसंधान कार्य हुए हैं। आपकी प्रकाशित होने वाली रचनाएं, सारी कहानियां समग्र रूप में भी आने वाली हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम एक साथ उन्हें पा सकेंगे एक जगह पर। तो समग्र कहानियां के नाम से आने वाला है। बहनों का जलसा कहानी संग्रह भी आपका प्रकाश्य है, यह भी जल्दी ही प्रकाशित होगा। इसके अलावा टीवी धारावाहिकों के माध्यम से आपकी कहानियों में व्यंग्य रचनाओं का रूपांतर हुआ है। ना किन्नी ना एवं सौदागर दुआओं के, पलाश के फूल, आशा पारिख, सबको पता है। इसी तरह से रेस निर्वासित एक इंद्रधनुष जुनेदा के नाम, जो मुंबई दूरदर्शन से आ चुका है। और इसी तरह से तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आपका जो साक्षात्कार है वो आया हुआ है। समय संवाद के अंतर्गत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति जो इस समय बल्गारिया में रह रहे हैं, आनंदवर्धन शर्मा जी, उन्होंने भी आपका साक्षात्कार जो है लिया था, जो उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री में सुरक्षित है। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद में, नेहरू सेंटर लंदन में, और इस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में आपने अपनी रचनाओं का पाठ किया है और आपके इंटरव्यूज लिए गए हैं। तमाम यूट्यूब हैं, चैनल्स हैं जिसमें आपके बारे में ढेर सारी जानकारियां आप लोगों को मिल सकती हैं। जो लोग शोध के लिए या जिनकी रुचि है वो वहां पर पा सकते हैं। आपको लगभग 1.5 दर्जन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रियदर्शिनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, दक्षिण भारत प्रचार सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सम्मानित व्यंग्यश्री पुरस्कार, रत्न देवी गोयनका देवी वाग्देवी पुरस्कार, वामा शक्ति आरोहण सम्मान, राजस्थान लेखिका मंच का वाग्मणि सम्मान, उत्तर भारतीय संघ का आजीवन उपलब्धि सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान भारतीय दलित अकादमी उज्जैन ने, और इसी तरह से हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान और जीवंती फाउंडेशन का साहित्य गौरव सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का
छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ढेर सारे सम्मान हैं, उनकी बहुत लंबी सूची है। मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है। और इसी तरह से जीवंती फाउंडेशन जो मुंबई का है, सूत्रधार इंदौर का, और राइटर्स एसोसिएशन मुंबई ने आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर ढेर सारी एक इंटरव्यू सीरीज तैयार की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी महत्वपूर्ण लेखिका जो उपन्यास, कहानी और व्यंग्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है, मैं आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 53वें व्याख्यान में कार्यक्रम के आयोजक मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और ये जो माइक है इसे हैंडओवर करता हूं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को। धन्यवाद तिवारी जी। विस्तृत जो जानकारी मैडम का जो संक्षिप्त परिचय देने हेतु आपका मैं धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर सूरीवाला जी का इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में मैं और मेरा लेखन विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए मैं अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से और इस आयोजन मंडल की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं। मुझे बेहद प्रसन्नता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गंगा कावेरी व्याख्यान माला के सभी कर्णधारों और सभी संस्थापकों, सभी सदस्यों को संबोधन है मेरा, और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं लोग, आपके प्राध्यापक लोग या जो भी शोधार्थी जो भी, उन सबको संबोधित करती हूँ। और डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, डॉक्टर एस ए मंजूनाथ आप, डॉक्टर वंदना सारस्वत, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और अभी अभी जिन्होंने मेरा परिचय दिया डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी। तो मैं प्रारंभ में ही बहुत बहुत आभार आप लोगों का और बहुत बधाई आप लोगों को, क्योंकि अभी आपने किसी ने कहा कि आप स्वर्ण वो बना चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर आपका 53वां, मैं 53वीं प्रतिभागी हूँ, सहभागी हूँ। तो आपकी ये जो पहले तो ये योजना जो आपने बनाई, और सबसे बढ़कर आपने जो नाम दिया इसे गंगा कावेरी व्याख्यान माला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोता संक्षिप्त और सब कुछ ध्वनित कर देता है। आपने उत्तर दक्षिण के बीच एक बड़ा ही समरस ये पुल सेतुबंध किया है, फिर से एक बार सेतुबंध किया। ये ऐसे सेतुबंधों की बहुत आवश्यकता है, और ऐसे प्रयत्न हम ये साहित्यकार और बुद्धिजीवियों के लिए ही ये हम लोगों का महत्वपूर्ण दायित्व है, कर्तव्य है। और आज आप सबने मुझे बुलाया अपने लेखन के बारे में बोलने के लिए, उसका अलग से आभार। और बहुत बहुत आभार डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का, क्योंकि आज तक इतने कार्यक्रम जो भी मैं गई हूँ उसमें इतने मन से इतना व्यवस्थित परिचय मेरा, और पूरा संपूर्ण मुझे लगा कि मैं जो कुछ कहने वाली हूँ उसका आधा तो डॉक्टर तिवारी ने पहले ही बता दिया, और इतनी अच्छी तरह समझा कर बताया कि पहले तो लोगों को काफ़ी कुछ मेरे विषय में पता चल गया। जितनी मैं हूँ उससे बहुत ज़्यादा पता चल गया, इतनी कुछ मैं नहीं हूँ। और अभी तक मुझे लगा ही नहीं, उनको सुन के मैं बड़ी अचंभित थी, आश्चर्य में थी कि इतना मैंने लिखा है या इतना ये मेरी किताबें हैं। क्योंकि हम लिखते हैं एक जुनून में, एक आवेग में, एक हमारे ऊपर नशा रहता है, और लिखने के बाद जब रचना संपूर्ण हो जाती है तो हम मतलब एक अलग सुख, अलौकिक ही कहेंगे, अनिवर्चनीय ही कहेंगे, तो हम उस सुख से गुजरते हैं। और मेरे लिए आपसे बताऊं तो वो सुख जो है वो सार्वभौम है, और उसके सामने किसी पुरस्कार, किसी मतलब सम्मान तो खैर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर रचना, हर कृति
किसी भी रचनाकार के लिए एक ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होता। रचना करना ही, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सुख होता है जब वो रचना हमारे पाठकों के पास पहुंचती है और वो उसे डॉक्टर जयशंकर तिवारी की तरह हृदयंगम करते हैं और उसके विषय में लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं। नहीं तो अगर सचमुच में आप लोगों से बताऊं तो मैं अपने आप को, मैंने एक आध लोगों से कहा भी है और लोगों ने भी ये मुझसे कहा है कि मैडम आपने अपनी रचनाओं के प्रति बहुत ये किया है, जो कहते हैं ना, अच्छा बर्ताव नहीं किया है। जैसे माता पिता अपने प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति उनकी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और उनको उचित मार्गदर्शन और उचित उनकी संभावनाओं तक नहीं ले जाते हैं, ऐसा ही कुछ आपने अपनी रचनाओं के साथ भी किया है। आपने अपनी रचनाओं को कहीं भी पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया है और मैं इस बात से सहमत हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा तिवारी जी बता चुके हैं, डॉक्टर तिवारी, तो मुझे सुविधा है कि मैं आपको थोड़ी सी जो बातें उन्होंने नहीं बताई मैं अपनी बताऊं, क्योंकि मैं व्याख्यान बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं कल्पना कर रही हूँ कि आप सब मेरे सामने मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक अनौपचारिक बात कर रही हूँ और एक जो कहना चाहिए बिल्कुल आत्मीय, समझिए जो मैंने सोचा। तो मैं कह रही थी कि आज मैं देखती हूँ कि हम लिखते हैं, उस लिखने के सुख को हम कहीं कहीं थोड़ा अलग करके हम उस रचना को, मतलब उसके प्रचार प्रसार, उससे और क्या क्या चीजें हासिल की जाती हैं, उससे और क्या क्या चीजें हासिल की जा सकती हैं, क्या क्या अन्य लाभ उठाए जा सकते हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि वो सारे लाभ रचना करने के सुख से, रचना करने के लाभ के सामने कुछ भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा मैं शुरू कर दूं, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, अब लेखिका हूं तो बैठने की पूरी गुंजाइश रहेगी, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा हुआ आपने आधा या 1/3 तो बता दिया, मैं संक्षेप में करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि आपने जो बताया कि प्रारंभिक रचना प्रारंभ में की, थोड़ी सी चीजें और इसलिए आपको बताऊंगी कि जिससे बाद में मेरे लेखन का नेपथ्य आपको पता हो। मेरा बचपन जो था उसे मैं सीधे सीधे 2 भागों में विभक्त कर सकती हूँ। बहुत सुंदर बचपन, 4 बेटियां, 4 बहनें, लेकिन उत्सव का माहौल, घर में बेटी लड़की, दान दहेज विवाह, इन सब की चीजें हमने कभी अपने माता पिता से नहीं सुनी। बेटियां लड़कियां भार हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। 4 बच्चियां हैं, उनको जितना हो सके वो जो चाहती हैं, और घर में भी कवित्व छंद सवैये और ये अंताक्षरी, हमारे समय में अंताक्षरी होती थी, चौपाई की, छंद की, सवैये की, कविताओं की। कविता से मेरा पहला परिचय ही हुआ था बचपन में, जब मेरे एक रिश्ते के मामा, बहुत छोटी थी, 3.5 वर्ष की, मुझे अपने कंधे पर बिठाकर, वो 8वीं में शायद पढ़ते थे, वो ले गए अंताक्षरी सुनाने, और उस अंताक्षरी के माध्यम से मैंने, कविता से मेरा पहला परिचय हुआ। और वो कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। 3.5 वर्ष की आयु में सुनी हुई वो कविता अभी तक मेरी धमनियों में व्याप्त है। इतना, और शायद मुझे लगता है कि कविता से वो पहला परिचय ही इतना आत्मीय, इतना अनुप्रेरित था कि मैंने बाद में अपनी पहली कविता जो बताई डॉक्टर तिवारी ने, वो लिखी पहली कविता बांसुरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कविता कोई, ऐसा लगा कि जो कुछ मैं सुनती आ रही थी बाबूजी के मुंह से, माँ के मुंह से, और सब ये सब छंद कवैये कृष्ण सुदामा, वैसे ही कुछ लाइनें मेरे अंदर से भी आ रही हैं। और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो लाइनें मेरे अंदर से आ रही हैं, वो बनने दी। 1 स्टैंजा, 2 स्टैंजा, 3, 4, 5 बनते चले गए। तो ये चलो बन गई, हो गई एक अच्छी सी खुशी, और बातें खत्म। तो ये तो था बचपन, जब माता पिता घर में
खूब नोक झोंक, हास्य परिहास, हास परिहास अपने व्यंग्य लेखन के लिए भी मैं अपनी बचपन की ये इस माहौल को, वातावरण को देती हूँ कि मेरे घर में हाजिर जवाबी, नोक झोंक, हास परिहास, लेकिन बहुत शिष्ट ये था, अनुशासन बहुत था। लेकिन ये बचपन 8 वर्ष 9 वर्ष की आयु तक ही रहा। उसके बाद मेरे पिता नहीं रहे और मेरा बचपन, शेष सारा बचपन, कैशोर्य और विवाह तक की वो पूरा समय मेरा एक उदास बचपन, एक उदास कैशोर्य और एक उदास युवा का रहा। और एक ऐसा संघर्ष था, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे संघर्ष ही अभी तक मेरे अंदर चल रहे हैं। और ये ही वेश बदल के, चेहरे बदल के और अपने एंगल्स बदल के, कोण बदल करके मेरी कहानियों में आते जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने लेखन के लिए, अपनी कहानियों के लिए, अपने उपन्यास के लिए मुझे किसी दलित विमर्श, किसी स्त्री विमर्श, किसी समांतर आंदोलन, किसी सचेतन आंदोलन, नई कहानी, पुरानी कहानी, किसी की तरफ मैंने स्वभाववश देखने की मुझे ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं महसूस हुई, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि लेखन एक चरम एकाग्रता का एक साधना है और हम शोर में ये साधना नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली जिसको जो लिखना है वही लिखता है। और ये सारे आंदोलन और विचारधाराएं और ये उसके कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक अस्थाई किस्म का दबाव या एक फॉर्मूला बनाते हैं। ये मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैं अपनी हर बात के लिए कहती हूँ कि मेरी बात कोई अल्टीमेट ट्रुथ कोई वो नहीं है। तो इस तरह से मैंने पहले कविता लिखी और बाद में भी लिखती रही। और उसके बाद किशोर वय में ही पिता नहीं रहे थे। और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो मेरे उपन्यासों में भी आई है, खास करके मेरा एक उपन्यास है सुबह के इंतजार तक, कि हम जिस तरह पिता के समय में रहते थे, संपन्न समृद्ध, हमें विपन्न हो जाने के बाद भी, अभावों के बाद भी मेरी माँ ने और हम बेटियों ने समाज में लोगों को अपने चारों तरफ यही दिखाया कि हम वैसे ही संपन्न हैं, हम वैसे ही सुखी हैं। तो हमने पूरा समय अभिनय करने में बिताया। हमारे पास पता नहीं होता था कि शाम का या अगले दिन का या वो माँ कहाँ से हमारे लिए जुटाएगी, क्योंकि मैंने कई बार ये कहा है और मेरी कहानियों उपन्यासों में भी आया है कि मेरी माँ की पासबुकें 3, 4, 5 वर्षों में ही समाप्त हो गई थी और हमारे पास कोई भी साधन नहीं था सिवाय इसके कि हम जिस बड़ा सा घर था हमारा, पिता के समय की सब बातें, समृद्धि अलग थी, उस घर में ही हमने बहुत से किराएदार रख लिए थे। बल्कि अभी याद आ रही है मुझे मेरी न किन्नी कहानी, मैं बाद में उस तक आऊंगी। तो वो सारे संघर्षों के बीच, सारे अभावों के बीच हम लगातार ये अभिनय करते थे कि हम बहुत सुख हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है पैसे की। हम अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान रखा। और मेरी माँ ने, वो एक अलग कहानी है कहीं कि किस तरह हम चारों बहनों को, बाद में एक भाई भी हुआ, हम चारों बहनों को MA PhD तक की शिक्षा दी। तो इस स्थिति में मेरी शरण स्थली मेरी कलम बनी। कुछ आवाजें आ रही हैं। तो मेरी शरण स्थली मेरी कलम बनी और मैंने जब तक कविताएं लिखती रही, उसी समय बनारस में, वाराणसी जो है बनारस, वहां पर आज एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र था और उसमें मैंने देखा कि तो बाल संसद में कुछ बच्चे भेजते हैं अपनी कविताएं, तो मैं भी भेजूं। अच्छा लगा। बाल संसद आज में भेजी, आज के बाल संसद में छप गई। और फिर बाद में पता चला कि जो बाल संसद के और साहित्य परिशिष्ट के जो संपादक थे वो मेरे मोहल्ले में ही, पास में ही रहते थे। और उन्होंने मुझसे बताया
कि मैं तुम्हारे घर के बहुत पास रहता हूँ, तुम्हारा पता देखा है मैंने। और जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, किताबें ले जाओ, जितनी चाहे उतनी किताबें ले जाओ, और अपनी रचनाएं भी मुझे पोस्ट मत करो, बल्कि मुझे घर पे दे जाओ। तो उस समय मैं उनको देने लगी, और बहुत जल्दी 1-2 वर्षों के अंदर ही उन्होंने मुझे बाल संसद से निकाल के मेरी रचनाएं वयस्क परिशिष्टों पर, आज के साहित्य परिशिष्ट में मेरी कविताएं और कहानियां। उन्होंने संकेत कर दिया था कि कहानियों का हम पारिश्रमिक देते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपनी माँ को 10 रुपए 15 रुपए भी अगर मेरी तरफ से, और मैं खूब पढ़ूंगी तो मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी, माँ को एक छोटी सी, माँ के यज्ञ में एक छोटी सी संविदा होगी, फिर मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी, फीस माफ होगी, ये सारी चीजें थी। अब इस अभाव में मैं आज में ही छपती रही, लेकिन बहुत आवश्यक आपसे ये बताना है कि एक सुख था, खुशी थी, माँ को 10-15 रुपए पूजा की चौकी का रखने खुशी, लेकिन कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं बहुत बड़ी लेखिका बन जाऊं या मैं बहुत ज्यादा नाम कमाऊं या ऐसा कुछ नहीं था। ये हुआ, और उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल किया, उसी के साथ मेरा विवाह हुआ। और मैं शहर में रहने वाली थी, विवाह मेरा पूरी तरह बहुत पारंपरिक और बहुत ही उदार परिवार, जिन्होंने मेरी माँ से 1 पैसा भी दहेज नहीं लिया। उन्होंने कहा, ये वाक्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए भी जो आज के समय के लोग हैं, मेरी भावी ससुराल वालों की तरफ से कहलाया गया मेरी माँ के पास कि आप कुछ देंगी भी तो हम नहीं लेंगे, और आप हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। और बेटी के साथ एक अतिरिक्त गुण भी था कि सीती परोती, खाना बनाती, वो सब तो करती ही है, और साथ में उसकी फोटो भी छपती है अखबारों में। तो खैर, ग्रामीण परिवार इस पर आपत्ति भी कर सकता था, लेकिन वो बहुत उदार परिवार था, उसने मुझे सराखों पर लिया। अब मेरी कृतज्ञता ये थी, मैं सब लिखना, कोई महत्वाकांक्षा जुड़ी नहीं थी, सुख था, खुशी थी, जो अब मुझे मेरा ससुराल का परिवार मुझे हाथों हाथ लेकर दे रहा था। और मेरे अंदर ये थी कि मैं कैसे इन्हें ये कृतज्ञता कैसे ज्ञापित करूं, कि इस परिवार में जो एक मिथ चला आ रहा था कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना, पढ़ी लिखी लड़की तो घर परिवार में कभी नहीं होती है, और पढ़ी लिखी लड़की तो सारी हमारी परंपराएं, संस्कार, सब कुछ उलट पलट के रख देगी। तो मुझे अपने आप को सिद्ध करना था, और जो सिद्ध करने में मैंने तन मन से अपने को लगा दिया उस परिवार को, और खुशी से, स्वेच्छा से। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने 8-10 वर्षों तक कुछ भी नहीं लिखा। एमए के फाइनल में के बाद पीएचडी में एनरोल हुई थी, तो मेरा विवाह हुआ था, और उसके बाद विवाह के समझिए 63-64 में विवाह हुआ, और उसके बाद 68 में जाके हमने अपनी गृहस्थी बसाई, क्योंकि मेरे पति नाविक थे, शिपिंग इंजीनियर थे। तो हमने जब अपनी गृहस्थी बसाई, 3 बच्चे भी मेरे हो गए। सोचिए, पीएचडी पूरी की, अपनी पुत्री पवित्र कियो कुल दो, तो मैंने प्राणपण से उस परिवार को के आगे सिर झुकाया जिसने मुझे इतना सम्मान दिया। और उसके बाद पढ़ना, मैं लिखना बिल्कुल भूल गई कि मेरी एक बहुत बड़ी जरूरत ये है, और अवचेतन में कहीं ये मेरी जरूरत थी। ये जरूरत थी इसलिए, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उस समय मैं आराम से, तीनों बच्चे जब स्कूल जाने लगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी जाने लगे, और मैं धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, जितनी भी पत्रिकाएं थी, क्योंकि पीएचडी तो की ही थी मैंने, और मेरे पति ने कहा कि तुमको चाहो तो करो, लेकिन नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, और हम शहर से बहुत दूर रहते थे, वो फैक्ट्री, ग्लैक्सो फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में, तो नहीं करूंगी। ठीक है, पढ़ा है, ज्ञान है, वो हमारे साथ है, मेरे साथ।
पत्रिकाएं पढ़ने में वही जो डॉक्टर तिवारी ने कहा कि द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण की एक प्रेम कहानी, बहुत सुंदर प्रेम कहानी पढ़ी और प्रेम कहानी पर प्रतिक्रिया भेजी। कमलेश्वर जी का पत्र था कि प्रतिक्रिया नहीं कहा, आपकी रचना देखी। रचना का शीर्षक आपको बताती हूँ, किसकी, बरसात की रात का एक लॉकेट। यादों की चेन में, यादों की चेन में बरसात की रात का एक लॉकेट, और कह के मैंने प्रतिक्रिया व्यंग्य में भेजी। तो आपको ये भी आज बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात, कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपका आपकी पहली वो कौन सी है पसंद, कहानी, उपन्यास या व्यंग्य, और आपकी पहली विधा कौन सी है, तो मैं, और कभी कभी ये भी प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि मैडम आप तो कथा साहित्य में प्रतिष्ठित हो गई थी, फिर आपको व्यंग्य लेखन की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मुझे बताना पड़ता है कि साहित्य में मुझे प्रतिष्ठित करने का श्रेय ही एक व्यंग्य रचना को जाता है, एक व्यंग्य प्रतिक्रिया को जाता है। और मैं जानती नहीं थी कि ये व्यंग्य है और क्या है। ये तो बाद में धर्मयुग में देखा, शरद जोशी छप रहे हैं, हरिशंकर परसाई छप रहे हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी छप रहे हैं, तो मुझे लगा यही तो मैं भी लिखती हूँ, यही तो मैं भी कभी कभी स्क्रिबल करती थी। और जिस क्षण कमलेश्वर जी का वो पत्र मेरे पास आया, उनकी हैंडराइटिंग में, उनकी लिखावट में, यदि आप नियमित लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। मेरा पूरा अवचेतन मेरे सामने खुला पड़ा था। आप सोचिए, 8 साल तक जो कभी स्त्री इधर उधर यूं ही एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ कुछ लिख दिया करती थी, वो तुरंत जुट गई, जैसे कोई सिमसिम किसी ने राजमार्ग दिखा दिया हो, और लिखने में जुट गई। इधर उधर, आधा अधूरा, पहले का पीछे का जो कुछ भी था, जिन्हें मैं खारिज कर चुकी थी, लिखने जुट गई। कमलेश्वर जी को 2 कहानियां भेजी, तो आपने बताया जी, और उसी साथ ही साथ लिखी कहानी थी गौरा गुणवंती। और गौरा गुणवंती के लिए अभी तक लोग कहते हैं कि मैडम ये 43 साल, 44, 45 साल का समय, ये रचना, और अभी तक गौरा उसी तरह आपकी प्रिय है। तो उस समय इस तरह पहली कहानी सारिका में, फिर तो 2 वर्षों के अंदर मेरी कम से कम 6-7 कहानियां, सारिका, धर्मयुग, नवनीत, साप्ताहिक हिंदुस्तान। और इनमें क्या होता था, पहली के जमाने की बात बताएं, इसे गर्भोक्ति ना मानिएगा, कि हर 1-2 महीने बाद धर्मयुग से पत्र आ जाता था कि बहुत दिनों से आपकी कोई कहानी नहीं मिली, बहुत दिनों से आपका कोई व्यंग्य नहीं मिला। तो मैं जुट जाती थी, और उससे एकाग्रता आती है। कोई मांगता है तो प्रेरणा मिलती है, एकाग्रता आती है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, समय लेकर के ही कोई रचना पूर्ण करती थी। तो उस पहले 2 वर्षों में ही मैं आपको बताऊं तो मेरी कहानी जी, गौरा गुणवंती, एक इंधनुष जुबेदा के नाम, निर्वासित, जो अभी तक बहुत से पाठ्यक्रमों में है, रेस बहुत चर्चित हुई थी उस समय, और हाँ लाल पलाश के फूल न ला सकूंगा, इस पर आशा पारिक ने 8 उसका बनाया था उस समय, और रेस भी टीवी प्रस्तुति हो चुकी थी, रेस कहानी। धर्मयुग में लंबी कहानी आई थी। ये कहानी इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की थी क्योंकि इसने जैसे महिला कथाकारों के ऊपर से एक कलंक सा हटाया। नामवर जी और बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित समीक्षक और लेखक कहते जाते थे कि महिला लेखन तो ड्राइंग रूम लेखन है, शिक्षित महिलाओं का शगल है, और इसका गंभीर लेखन से कुछ लेना देना नहीं। जबकि लिख रही थी हमारी सभी जो दूसरी समकालीन लेखिकाएं, उनमें कितनी लेखिकाएं ऐसी थी जो बाहर की और बाहर के विशाल क्षितिज कैनवस उनके सामने था। बहुत ही संभावनाशील महिला लेखन में, महिला लेखन को पिछली सदी की एक महत्वपूर्ण घटना मानती हूँ। महिला लेखन को और व्यंग्य लेखन को मैं पिछली सदी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानती हूँ। इन दोनों का प्रादुर्भाव, आविर्भाव ही, क्योंकि उसके पहले तो व्यंग्य था ही नहीं हिंदी में तो हास्य रस था, व्यंग्य कहाँ था लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ था। तो इस तरह ये कहानियां आ गई। और रेस इसलिए क्योंकि रेस, अपने लोगों ने कहा कि रेस अपने समय से
बहुत आगे की कहानी है, क्योंकि रेस में मैंने जो आज गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि मेरे पति, आवाज थोड़ी आ रही है, क्योंकि मेरे पति मल्टीनेशनल में थे, तो मुझे उस समय ही जो आज हो रहा है मुंबई में, वो अलीगढ़ की उससे ही मुझे समझ में आ जाता था, उनकी कारपोरेट वर्ल्ड की बात। तो रेस कहानी जो है वो अदम्य महत्वाकांक्षा, गला घोट महत्वाकांक्षा की कहानी है। और आपसे बताऊं कि मैंने सिर्फ मैंने स्त्री केंद्रित लेखन नहीं किया है। मेरे लेखन में स्त्री और पुरुष पात्र और जो मैंने समस्याएं भी जो ली हैं, तो वो जो स्त्री से जुड़ी शोषण और इस तरह की समस्याएं हैं, शारीरिक शोषण वाली, या प्रेम को लिया तो प्रेम के त्रिकोण वाली, तो ऐसी मतलब एक मेरी प्रकृति थी। इसे भी जरा भी गर्भोक्ति ना समझिए कि जो कुछ बहुत लिखा जा रहा है उसे लिखने का मन नहीं करता था, फिर कुछ और लिखने का, उससे अलग लिखने का, और जो मन कर रहा है वो लिखने का मन करता था। तो इस तरह से मेरी 2-2.5 साल में वो कहानियां आई और बहुत हाथों हाथ ली गई मैं अपने पाठकों से, लोगों से। और किसी भी लेखक, बड़े रचनाकार, किसी से मेरा परिचय नहीं, कुछ नहीं। जो हुआ इसी 2.5 साल में ही अनायास, आपसे बता रही हूँ, बिना किसी योजना के मैंने अपना पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र लिखना शुरू कर दिया था। तभी मेरे पति का ट्रांसफर, स्थानांतरण हुआ। मुंबई तब था, और यहाँ पर मैं जब आई तो उस समय तक मुझे लिखते हुए सिर्फ 2.5-3 वर्ष हुए थे। 3.25 वर्ष की लेखिका मैं अपने साथ अपना पहला उपन्यास लाई थी, और पता चला कि धर्मयुग कार्यालय तो यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय लेखकों का तीर्थ हुआ करता था, चारों धाम हुआ करता था। तो सोचा कि जिस दिन पति जाएंगे मुंबई की तरफ, हम थाने में थे, तो ये पुलिंदा इतना मोटा डाक से क्यों भेजा जाए, धर्मयुग कार्यालय में दे देंगे। और धर्मयुग कार्यालय में जो मैं गई, तो मुझे अभी तक दोनों तरफ की टेबलों पर वो सारे उप संपादक जिन्हें मैं सिर्फ उसमें पढ़ा करती थी, वो दिखाई देते, और सबकी उत्सुकता थे कि अच्छा ये नई लेखिका सूर्यबाला। और उस उपन्यास को मैंने कभी सोचा नहीं था। धर्मयुग के बहुत ही अभी हैं वरिष्ठ सह संपादक मनमोहन सरल जी, उन्होंने देखा, उन्हें बहुत बहुत पसंद आया। फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बुलवाया मुझे, क्योंकि मैं अपने से डॉक्टर भारती के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तो जब कहा गया कि नहीं, डॉक्टर भारती ने बुलाया है, जाइए, तो मैं गई। और भारती जी ने मुझसे कहा कि आपका उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें आपने सौतेली माँ और बेटियों को लेकर जो विवेचन किया है, जो दृश्य जो दिखाया है, वो बहुत अच्छा है। अब एक आपको और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, क्योंकि आप यहाँ सब प्राध्यापक लोग अवश्य हैं, मुझे लगता है कि उस समय बहुत से लोगों ने, ज्यादा तो मैंने कहीं भेजा नहीं, ये था कि अरे ये क्या सूर्यबाला जी ने उपन्यास लिखा है, अरे ये इसकी जो नायिका है शिवा। पाठकों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो उपन्यास धर्मयुग में धारावाहिक आया था, जैसा कि तिवारी जी ने कहा। लेकिन जो हाई प्रोज आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या स्त्री, उस समय वो स्त्री मुक्ति और स्त्री विमर्श तो नहीं, लेकिन स्त्री मुक्ति का ऐसा फॉर्मूला ढिंडोरा पिट रहा था कि लोगों ने, ये स्त्री तो अपने लिए जीती ही नहीं है, ये स्त्री तो बस जीवन भर समझौते ही करती रहती है, ये स्त्री तो बस त्याग और समझौता और समर्पण। ये मैं आपको बता रही हूं कि बुद्धिवादी कर्कशताएं हैं ये, जो किसी रचना की, किसी कृति के अंदर बैठकर उन अदृश्य प्रकोष्ठों में जाने की कोशिश नहीं करती हैं, और सिर्फ फॉर्मूले और बने बनाए निकषों के आधार पर किसी कृति का नकली कागजी मूल्यांकन करती। तो यह आप लोगों के हाथ में है
कि साहित्य की चीज़ों को, मेरी नहीं, बहुत से लोग बहुत अलग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वो दबते जा रहे हैं, और जो फॉर्मूला लेखन हो रहा है वो ऊपर उठता जा रहा है। लेकिन देखिए, ये भी मैं सारे उनसे कहना चाहती हूँ नई लेखक से, कि अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? पाठकों की, रुचि की, पाठकों की। और इसीलिए मेरे संधि पत्र, जैसा कि वही डॉक्टर तिवारी ने कहा अभी, कि पाखी ने पिछले वर्ष उसे कालजयी कृति, जबकि मेरी स्थिति ये थी कि मैं बच्चों में और घर में, परिवार में इतनी मगन थी कि मैं सिर्फ आती अपने टेबल पर, जब कोई नहीं होता घर में, अपना अपना मैंने कहा है कि मैंने तो समय की खुरचन पर लिखा है, जो कुछ लिखा तो मैं लिखती थी, और जब बच्चे आते थे, पति आते थे, तो दराज बंद हो जाता था। तो उसको किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि इस घर में कोई लेखिका रहती है, कोई लेखिका नहीं रहती है, रह सकती ही नहीं है। तो इस तरह ये मेरे संधि पत्र को लेकर के पाठकों की जीत हुई। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे इष्ट मेरे पाठक हैं। और इसके बाद 2 वर्ष बाद ही मेरा दूसरा उपन्यास सुबह के इंतजार तक आया, जो मैंने कहा था कि मैंने निम्न मध्य वर्गीय अवस्थाओं, और उसमें जो बहुत सामान्य सा छोटा सा उपन्यास है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें एक 14 वर्षीय बच्ची का रेप होता है। 14 या 15-16, मुझे ध्यान नहीं है, 15-16 वर्षीय बच्ची का रेप होता है। और वो जमाना आज से 35-40 वर्ष पहले का था, और माता पिता परेशान हैं, और उन पिता की नौकरी छूट गई है छटनी में, और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोक लज्जा, सामाजिक मर्यादा, निम्न मध्यवर्गीय सारे अभावों के बीच कि इस लड़की का हम करें क्या। और बच्चा जो पढ़ने में बहुत कुशाग्र है, उसका छोटा लड़का जो है मानू का बुलू, उसको गैराज के काम में लगा दिया जाता है। और अंत में एक दिन मानू ये तय करती है, और अपने भाई बुलू के साथ ये तय करती है कि हम ये घर छोड़ देंगे। हो सकता है कि इस नई लेखिका का ये बहुत उत्साही उपक्रम रहा हो, पर जो भी है, इसको वो घर छोड़ देती है अपने भाई पुतुल को लेकर के। अपने मनी मन ये तय करती है कि मुझे इस समाज ने, जिस समाज ने मुझे ये अभिशाप दिया है, मैं उसी समाज के बीच ये अभिशाप लेकर ही रहूं, क्योंकि उसी अभिशाप की वजह से उसके माता पिता कहीं न रहते। उनको भविष्य की चिंता थी कि 2-3 महीने में जब ये उजागर होने लगेगा, लोगों के समझ में आने लगेगा, हम क्या करेंगे। तो मानू निकल जाती है, और पूरा उपन्यास सिर्फ इस पर है। वो हो सकता है मैंने बचपन में हमने जो प्रेमचंद को पढ़ा था, शरद चंद्र को पढ़ा था, उसकी वो परिणतियां थी कि उसने इतनी ज्यादा घर घर में बर्तन धोती है और सब कुछ करती है। और मेरा ये मानना है स्त्री के लिए, बहुत से लोग ये दिखाते हैं, और वो भी मैं कहूंगी गलत नहीं, कि लाचारी में आके स्त्री अपने शरीर का सौदा करती है। मैं ये बात नहीं मानती। लाचारी में आकर और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी, मैं उसको गलत भी नहीं है, कुछ ऐसी दुश्वारियां, लाचारियां स्त्री को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मेरी नायिका, चूंकि मैं हूँ थोड़ी अलग प्रकृति की बहुत ज्यादा, तो मेरी नायिका वो उसमें जा करके अंत में वो अपना सोचा हुआ करती है, कैसे कैसे करके। और एक बात और मैं दिखाया है मैंने अपने सभी ज्यादातर कहानियों में, इस उपन्यास में भी, तो अगर स्त्री के अंदर आत्मबल है, अगर इसकी स्त्री के अंदर सात्विकता और सच्चाई है, तो समाज उसे स्वीकारता है। उस उपन्यास का शीर्षक है सुबह के इंतजार तक। अरे मुझे घड़ी भी देखनी चाहिए, ये तो बहुत देर हो गई, और मैं अब जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। और ये तो इसमें ये दिखाया गया। उसके बाद अगला है हमारा अग्निपंखी उपन्यास, जो अग्निपंखी में मैंने अलग अलग विषय लिए हैं। अग्निपंखी में गांव से शहर आने वाले नवयुवक जयशंकर की कहानी है। तो कि जयशंकर किस तरह आकर के न गांव का रहता है, न शहर का रहता है,
और किस तरह से उसकी माँ का मोह भंग होता है। गांव का व्यक्ति जब शहर, तो विस्थापन की पीड़ा मेरे लिए प्रारंभ से अभी तक, विस्थापन की पीड़ा एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात रही है। और इसके बाद आया आपका दीक्षांत, जिससे कि आप लोगों के उसमें सिलेबस में है। दीक्षांत में मैंने शिक्षण संस्थानों में जो गिरावट आई है, जो आए हैं, और आपको बताऊं कि दीक्षांत को लेकर मेरे पास इतने ज्यादा, सारिका में दीक्षांत, सारिका पत्रिका में एक साथ पूरा प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद बहुत से पाठकों के पत्र आए थे। कुछ ने थोड़े आक्रोश से और थोड़े मलाल के साथ लिखा था कि आप तो हमेशा उम्मीद की डोर पकड़ाती आई थी, और आपने इसमें शर्मा सर की आत्महत्या क्यों करते हैं। फिर मुझे समझाना पड़ा कि मेरे लिखने का ढंग ऐसा है, संकेतों में मेरा कोई पात्र कभी आत्महत्या नहीं करता है। शर्मा सर स्थितियां इस हाल में ले आती हैं व्यक्ति को कि उनकी वो उससे लुढ़क जाते हैं और वो नहीं रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं इस तरह नहीं रह पाई बिना उम्मीद का छोर पकड़ाए। तो परिशिष्ट मैंने डाला उपन्यास में, और उसमें डाला कि कुछ बहुत अच्छे बच्चों के माता पिता शर्मा सर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा भार अपने ऊपर लेते हैं। इसका अगला उपन्यास मैं आप लोग से कहूंगी कि आप लोग अवश्य पढ़िएगा, जो मुझे पढ़ना चाहते हैं, वो है यामिनी कथा। और यामिनी कथा में मैंने यामिनी कथा को उस समय लोगों ने कहा, मुंबई विश्वविद्यालय में उसमें एक हुआ था, एक संगोष्ठी हुई थी, उसमें कहा कि ये तो आपका बंटी के आगे की कड़ी है। और इस पर डॉक्टर चंद्रकांत बांदीवडेकर जी ने बहुत अच्छी समीक्षा लिखी थी। और उसमें एक 14 वर्षीय बेटे की माँ दूसरा विवाह करती है, और उसके बाद किस तरह के मनोवैज्ञानिक विखंडन आते हैं सामने। क्योंकि उस यामिनी को जो दूसरा विवाह करती है, अपने 14 वर्षीय बेटे से पूछ कर करती है कि निखिल अंकल जो घर में आ रहे हैं, और उसका प्रेम विवाह भी नहीं रहता है, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से विवाह करती है। तो निखिल, अरे वो यामिनी का बेटा पुतुल जो है, वो बहुत ही खुश होता है कि हाँ हाँ माँ, तुम निखिल अंकल से विवाह करो और हमारे अंकल हमारे पापा बन के घर में रहें। लेकिन जब सचमुच निखिल अंकल पापा होकर घर में रहते हैं, तो कितने तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपको तो इसमें बड़ा स्कोप था, आप स्त्री विमर्श की तरफ जा सकती थी। मैंने कहा कि मैं कोई कागजी स्त्री विमर्श दिखाने में विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ, और इसलिए मैंने वो उपन्यास वहां समाप्त किया जहाँ की बड़ा बेटा जो पुतुल है, वो अपने पिता जो जहाज में शिपिंग में थे पहले, उसको ज्वाइन करने घर छोड़ चला जाता है, और वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद मेरा अंतिम उपन्यास जिसकी आपने चर्चा की, तो आपने काफी कुछ उसके बारे में बता दिया। जो मैंने विस्थापन की पीड़ा की बात कही थी, तो ये इसमें जैसे अग्निपंखी में 84 में लिखे गए अग्निपंखी में गांव से शहर की पीड़ा थी, तो अब मेरे 2 वर्ष पहले आए इस उपन्यास में कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, तो मैं उन्हें ये दिखाना चाहूंगी। तो इसमें मैंने देश से विदेश जाने वालों की विस्थापन की पीड़ा, और उनके जो नवयुवक यहाँ से जाते हैं, जिस तरह अपने साथ एक सपनों की पिटारी लेकर जाते हैं, उसको लेकर के करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं रिलेशंस पर बहुत जाती हूँ, सामाजिक हमारे संबंधों के। मुझे लगता है कि व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक उसके रिश्ते, उसके संबंध हैं, जो परिभाषित भी होते हैं, अपरिभाषित भी होते हैं। तो इस उपन्यास में सचमुच मैंने अपने अब तक के जीवन का सारे अनुभव अनुभूतियां इसमें झोंक दी हैं, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध को मैं किस दृष्टि से देखती हूँ, पति पत्नी संबंधों को मैं किस दृष्टि से देखती हूँ, पुरानी स्त्री, नई स्त्री, आधुनिकता,
प्राचीनता, प्राचीन में क्या कुछ अच्छा था परंपराओं में, आज क्या है, स्त्री उन सबको खंगाले, उनको देखे और उसको छान कर उसके अंदर से पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां, उनके भी पश्चिम में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, उन्हें हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। हम अपनी चीजों के प्रति हमारे अंदर जो हीन भाव है, जो कुंठा है, ये इन सारे संबंधों को लेकर के, और उपन्यास के अंत में मैंने उसमें एक डच विदेशी से इंडिया के बारे में, भारत के बारे में कहलाया है कि द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंट्स इंडिया। और ये इन जो भारत की परंपराएं हैं उसको किसी भारतीय के मुंह से कहलाना तो अपने मुंह मनी बात हो जाएगी, मैंने किसी विदेशी के मुंह से कहलाई है। और इस तरह से एक संकेत के साथ पूरे 10 वर्षों में मैंने यह उपन्यास समाप्त किया है। और एक और जो बीच में मैंने स्मृति संस्मरण लिखे हैं, वो अलविदा अन्ना, उसमें तो आप लोग अवश्य अगर वो पुस्तक मिले तो लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरह की है। उसमें एक चैप्टर है, अध्याय अलविदा अन्ना, जो भारत से गई हुई दादी और विदेश में बड़ी हो रही, अमेरिका में बड़ी हो रही 4.5 वर्ष की बच्ची के बीच की भिड़ंत है, क्लैशेस हैं, और वो इतनी दिलचस्प हैं। उस बच्ची के नाटक हैं, उस बच्ची के प्रश्न हैं, दादी के उसके साथ की जाने वाली, उस बच्ची को सुनाई जाने वाली दादी की कहानियां हैं, जहाँ ईदगाह है, भारतीय ये हरिश्चंद्र है, बूढ़ी काकी है, और ये तमाम सारी चीजें, सत्यवादी हरिश्चंद्र है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र से और नारद मोह से लेकर के आज तक की कहानियां मैंने अपनी उस पोती को सुनाई थी। और अमेरिका में एक बहुत खूबसूरत हिंदी और अपनी भारतीयता को प्यार करने वाली लड़की, मूल्यों को समझने वाली लड़की मैंने, और इतनी ज्यादा जो पहले घृणा करती थी भारतीय दादी को या दादा को, वो बाद में कहने लगी कि दादी वाई यू आर गोइंग। तो बहुत ज्यादा समय मैंने लिया और अब मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपने शायद प्रश्नोत्तर भी कोई करना चाहे और आपको मुझे टोक के रोक देना था बीच में। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो रचना यात्रा जो है, यात्रा के साथी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इसमें हमारे जो शोधार्थी है, प्राध्यापक बंधु है, चैट बॉक्स में एक संदेश भी आया था मैडम, मैंने आपका आपका जो साहित्यिक रचना जो इस पर मैंने पीएचडी के इस तरह के जो 3-4 जो मैसेज आए हुए थे, तो इस प्रकार यहाँ पर सक्रिय रूप से सभी अध्यापक बंधु, शोधार्थी सभी जुड़े हुए हैं। इनसे निवेदन है कि कोई आज के विषय के संबंध में कोई अपना विचार या जो संदेह, अपनी राय या जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैडम, मैं ही 1 मिनट सर, मैं ही एक संदेह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे जो पाठ्यक्रम में आपका जो उपन्यास है दीक्षांत, उसे रखा गया है, तो मैं यह आपने सभी मित्रों की ओर से यह जानना चाहता हूँ कि दीक्षांत उपन्यास लिखने का जो माहौल या जो विचार या उस तरह का सिचुएशन आपके सामने कैसे प्रस्तुत हुआ, और किस किन घटनाओं से आप उस उपन्यास को, उस विषय वस्तु के आधार पर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हुए, तो इस पर बताने का कष्ट करें मैडम। जी अवश्य, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं पीएचडी करने के बाद थोड़े दिनों तक मैंने वाराणसी में ये डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था, मुश्किल से 1 वर्ष, और उसके बाद तो ये हो गया विवाह, यहाँ आ गई। उसके बहुत वर्षों बाद मुंबई में थाने में मुझे, क्योंकि मैं तो कहीं जॉब करती नहीं थी, तो थाने के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे मिले किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ भी आके कुछ क्लासेस ले लीजिए,
ले लिया करिए ऐसे ही कभी कभी। तो मुझे अच्छा लगा कि कभी कभी जाना होगा, अपने मन से 2-3 लेके आने होंगे। और आपको एक बात मैं अवश्य बताऊं यहाँ कि मैंने आज तक कभी योजना बनाकर और अध्याय में विभाजित करके इस विषय पर लिखना है, ऐसा मैंने कभी नहीं लिखा। बस किसी घटना ने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मेरी कलम शुरू हो गई। तो जो घटना थी वो भी आपको मैं बताती हूँ। जब मैं इतने 10-15 वर्ष बाद थाना में पढ़ाने की डिग्री कॉलेज में, तब मैंने लिखा कि अरे ये माहौल तो बहुत बदल गया है, ये हमारे ना बचपन का माहौल है ना हमारे वहां का माहौल है। और एक दिन मैं ऊपर खड़ी थी, नीचे एक अध्यापक जा रहे थे और किसी दूसरे बिल्डिंग के ऊपर से किसी लड़के ने एक चौक का टुकड़ा, चौक जानते होंगे आप लोग, चौक का टुकड़ा ऊपर से पीछे से यूं ही फेंका। मैं उधर से पीछे से देख रही हूँ, कोई जा रहा है प्राध्यापक, उसके पीछे एक चौक का टुकड़ा गया है। उसने धीरे से देखा और चुप से चला गया। इतनी ज्यादा ये घटना मुझे तकलीफ दे गई कि एक अध्यापक, एक प्राध्यापक आज, और उसको, और क्लास में जो शोर मचता था, जो उदंडता होती थी, वो सारा कुछ टीचर्स को करना है और टीचर्स की तो ये लड़ाई थी। तो एक इसी बात ने, एक दृश्य ने मुझे इतना, बाकी सब तो अपने पास था ही, कलम चलती चली गई। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मंजुनाथ जी और तिवारी जी। आदरणीय मैडम को सादर नमस्ते। आपका नाम बहुत सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन सुनने का मौका आज पहली बार मिला, आज इस व्याख्यान माला के सौजन्य से। तो आयोजक मंडल को बहुत बहुत आभार इसके लिए। मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है कि आपने कहानी, उपन्यास और व्यंग्य विधाओं, इनमें तो बहुत कुछ किया। क्या आपके मन में कभी कविता लिखने का भी ख्याल आया, या कोई कविता आपने लिखी है शायद? जी जी, ऐसे है अश्विनी कुमार जी। मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ सोच कर या ख्याल आके नहीं, कविता को आना होता है तो आ जाती है। बिल्कुल सही है। हम बुलाते हैं तो नहीं आती है। आप बुला के हार जाइए, कहानी भी नहीं आएगी, उपन्यास की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कविता को बुलाना नहीं पड़ता, वो आपसे आप आती है। लेकिन मैंने ये देख लिया था कि मेरे अंदर उतना काव्यत्व, उतनी कल्पना उर्वर वो नहीं है। और जितनी आसानी से, शायद मैंने सभी लेखिकाओं के लिए कहा है कि उनके पास इतना ज्यादा कहने को था कि कविता उसके लिए छोटी पड़ती थी। और वो फिर भी अभी भी उसको मैं कविता नहीं कहती हूँ, लेकिन लोग कविता कह देते हैं। मैं कभी कभी लिख लिया करती हूँ, उसको अलग रखती हूँ। जी, बड़ी अच्छी बात है। एक और प्रश्न है जी। आपके जीवन के अनुभव का फलक बहुत विस्तृत है और भौगोलिक फलक भी बहुत विस्तृत है। जी। आप पश्चिमी देशों से अपने देश के साहित्यकारों में अंतर क्या देख पाती हैं, यदि बता सके तो? देखिए, पश्चिमी देशों से और हमारे, देखिए एक बात तो मैं आपसे क्षमा मांगते हुए सभी लेखकों से कहूंगी कि पश्चिम के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा परिश्रमी हैं। और वो जब कुछ लिखते हैं, और शायद हो सकता है कि उनके पास सुविधा है और उनके पास वो खाए अघाई संस्कृति है, खाए अघाए लोग हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं, तो उनके पास वो इस, मतलब कोई भी एक लेंगे आप, देखिए एक सीरीज आती है इनकी उपन्यासों की, तो जिस विषय को लेंगे उस पर बहुत गहरा अध्ययन करते हैं और बाकी भी तमाम विषयों की कमी नहीं रहती है। और हमारे यहाँ का उस तुलना में साहित्य गहरा तो है, गहराई तो है, लेकिन फैलाव उतना नहीं। जी जी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आयोजक मंडल का पुनः। धन्यवाद सर, अश्विनी कुमार जी, धन्यवाद आपका। और कोई मित्र जो हमारे अध्यापक बंधु साथी? तभी तो वो काल्पनिक रूप से दिए सर।
सर मैम आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसा हाँ, कि बताइए मैडम। वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, हमारा जो ये परिवेश है बिल्कुल ऐसे मतलब हमारा जो देश है विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। तो मैम आपने क्या इस स्थिति के मतलब कोरोना से संबंधित कोई कहानी या उपन्यास भी लिखने का प्रयास किया है मैम? हाँ जी, नहीं, मैंने पहली बात तो ये है, ठीक है, वो सही है ना? आवाज आ रही है आपको? सही है ना डॉक्यूमेंट? जी 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 मैम जी हाँ आ सर, रही है। हाँ सर, आप दूसरी आवाज आ रही है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है थोड़ी। हाँ हाँ बताइए मैं मैडम। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जैसे लिखना, मैंने कहा आपसे ना कि लिखना हम कोशिश करके नहीं लिखते हैं, बिल्कुल नहीं कि कोरोना आ गया है तो हम इस पर लिखें। कोरोना के समय में कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी बहुत तकलीफ देश चीज, तो ऐसी चीजें गुजरी, मेरे पास से गुजरी, जिन पर लिखा जा सकता है, लेकिन जब तक उसको लिखने का पूरी 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 एकाग्रता ना हो, तो वो एकाग्रता मुझे इस कोरोना समय में नहीं मिली, क्योंकि एक के बाद एक हमारे घर में भी, कुटुंब में भी बहुत सारा ऐसा होता रहा। और मैं बहुत जल्दबाजी में लिखती भी नहीं हूँ। आप कहेंगे बहुत जल्दबाजी तो नहीं, 1.5 साल से हो रहा है, लेकिन 1.5 साल से हो रहा है, बहुत सारी चीजें उलट पलट रही हैं। और दूसरी चीज कि इतना ज्यादा मेरे पास दूसरी चीजें लिखने की हैं कि उनको, और जो अब हम इतने वरिष्ठ हो गए हैं ना, इतने सीनियर हो गए हैं कि दूसरों के काम भी बहुत करने पड़ते हैं। किसी का थोड़ा सा चाहिए पुस्तक का, तो मुझे लगता है कि अपना ये छोड़ के वो इंतजार कर रहा है, वो प्रतीक्षा कर रहा, तो उसका काम कर दो। बहुत छोटी छोटी चीजें भी। और साहित्य में छोटा तो कुछ होता नहीं है, इतना भी लिखने के लिए आपको थोड़ा समय तो चाहिए ही। तो मैं कोरोना पर भी क्या, ऐसे भी मैं कहूँ कि मैं बहुत जल्दी नहीं, थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं, डायरीज बनाई हैं, पर उनको विस्तार या फॉर्मल वो नहीं दिया है। धन्यवाद मैडम। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई सवाल? सर हम हाँ, पूछना है। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम जी जी। जैसे आपने कहा मैम कि हमने स्त्री केंद्रित कोई लेखन नहीं किया, मतलब तो इसका भी कोई कारण रहा मैम कि मतलब आप स्त्री हो नहीं, तो उसके बाद मतलब स्त्री केंद्रित? नहीं, आपको बताऊं मैं, शायद मेरे कहने में गलती हुई हो आपके सुनने में। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ स्त्री केंद्रित लेखन नहीं किया, मात्र स्त्री केंद्रित लेखन नहीं किया, क्योंकि महिला लेखिकाओं से समझा जाता था कि वो सिर्फ स्त्री शोषण की ही, स्त्री के शारीरिक शोषण या प्रेम या स्त्री केंद्रित रचनाएं करें। मैंने स्त्री केंद्रित रचनाएं नहीं की। मेरे संधि पत्र स्त्री केंद्रित है, स्त्री की भावनाओं अनुभूतियों को लेकर के। ये मेरा ये यामिनी कथा स्त्री को लेकर के भी है। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि आप देखिए, एक मतलब इतना ज्यादा भरमार हो गई खाली स्त्री विमर्श वाली रचनाओं की। क्यों? क्योंकि स्त्री विमर्श साहित्य के बाजार में बिक रहा था, तो भीड़ टूट पड़ती है कि डिमांड और सप्लाई का चलता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। बहुत स्त्री लेखन है मेरा, लेकिन सिर्फ स्त्री लेखन नहीं है। मेरे लेखन में बराबर से स्त्री भी है, पुरुष भी है, तमाम सारी दूसरी समस्याएं भी हैं। और स्त्री पर भी मैंने वो स्त्री वाली, सिर्फ पर्टिकुलर स्त्री वाली समस्याओं पर नहीं लिखा है, स्त्री के मन को लिया है ज्यादा, मन को, भावनाओं को, अनुभूति को। क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्त्री विमर्श देह विमर्श की तरह चल रहा है उतना पर काफी नहीं है, बल्कि स्त्री विमर्श का अर्थ है स्त्री की संपूर्ण मानसिकता, संपूर्ण उसकी संवेदना, अनुभूति, आकांक्षा, स्वप्न, सब कुछ आना है, वो अभी आना है। धन्यवाद मैडम। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा, अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं आज के इस मैं और मेरा लेखन डॉक्टर सूर्यबाला जी का, इस विषय पर कोई विचार या जिज्ञासा? आपका स्वागत जी सर, है। हम बोलते हैं। हाँ बताइए, बताइए, स्वागत है। प्रणाम मैम जी। मैं प्राय स्नातक छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी से इसमें वर्तमान में है। मैं मंजुनाथ सर ने एक पीडीएफ शेयर किया था, मैंने आपके बारे में उसके पहले अध्ययन किया, तो उसमें कई जगह पे आपका जो एड्रेस है वो वाराणसी मिला मुझे, लेकिन इस पीडीएफ में
मुझे भावनात्मक लगाव हो गया। मैं मिर्जापुर से मिर्जापुर लिखा था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। या तो वेबसाइटों में गलत हो सकता है या तो फिर भी हो सकता है। नहीं, दोनों ही हकीकत है। क्योंकि नई नई लेखिका थी और बड़ी हंसी आई जब लोगों ने परिचय मांगना शुरू किया। तो परिचय था कि वाराणसी में ही बचपन से थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारा जन्म तो मिर्जापुर में हुआ और तुम 20 दिन की थी। मैं 20 दिन की थी जब मेरे पिताजी का स्थानांतरण मिर्जापुर से कहीं और हो गया, किसी और शहर में। तो मैं पैदा मिर्जापुर में हुई और वहां से 20 दिन ही रही मैं सिर्फ, लेकिन जन्म स्थान मेरा मिर्जापुर और मोहल्ला वासलीगंज, ये भी मैं इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और कोई साथी अपना विचार रखना चाहते हैं या कोई अपनी जिज्ञासा? आपका स्वागत है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला 53वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में डॉक्टर सूर्यबाला जी का मेरा लेखन विषय, इस विषय पर अभी जो लेखन यात्रा समाप्त हुई है। कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपका स्वागत है। कोई भी साथी, प्राध्यापक बंधु या शोधार्थी? लगता है मैडम अभी आपका व्याख्यान मतलब अपनी जो यात्रा जो है सुनने के बाद सबको कोई भी किसी तरह की शंका नहीं है। हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के उस कॉलेज के जो हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का धन्यवाद ज्ञापन के लिए उनका स्वागत करता हूं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अपने व्यस्तम समय में से आपने निकाल करके गंगा कावेरी व्याख्यान माला को समय दिया। इस 53वें व्याख्यान माला में मैं इस मंच पर उपस्थित समस्त शोधार्थियों, प्राध्यापकों, विद्वानों की ओर से और आयोजक मंडल ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैडम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के बहुत सारे शोध कार्य भी हुए हैं, तमाम सारे अन्य लोगों ने लेखन भी किया है। रचनाकार से पाठकों को मिलाने का कार्य आलोचक करता रहा है और उस बड़े अच्छे ढंग से संपन्न करता रहा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई रचनाकार अपने बारे में स्वयं आकर के और मंच पर अपनी बात बताए। बड़ी मार्मिक ढंग से आपने अपनी जीवन यात्रा के साथ लेखन यात्रा को जोड़ करके इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसमें कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का और प्रश्न बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बड़ी बेबाकी से आपने बताया कि एक आवेग, एक नशा होता है। अभी आपने कोरोना को लेकर के जो अभिव्यक्ति अपनी दी है उससे स्पष्ट हो गया है कि आप किसी हड़बड़ी में कोई लेखन और लेखन करके कोई नाम और यश प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो मन में बात आती है उसको कहने का अगर दबाव बनता है अंदर से, तो उसके लिए फिर आप अपने को तैयार करती हैं और अपनी पारिवारिक दायित्वों को, जिम्मेदारियों को सामाजिक निर्वहन करते हुए जिस तरीके से आपने रखा है अपनी बात को, बड़ी ईमानदार प्रस्तुति रही है आपके अपने जीवन के बारे में, जो बड़ी प्रभावी रही है हम लोगों के लिए। एक बात कही जाती है रचनाओं के संदर्भ में कि किसी भी रचना की समझ पाठक को तब आ पाती है जब वो रचनाकार से पाठक रचनाकार के तरफ से रचना तक की यात्रा कर पाए, या रचना से उल्टी यात्रा रचनाकार तक की करे, तब रचना की बातें खुल पाती है। केवल रचना पर केंद्रित कर देने से अपने आप को पूरी रचना का जो मर्म है वहां तक पहुंच पाना या पहुंचा पाना बड़ा कठिन होता है, इसीलिए हमें आलोचक की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब एक रचनाकार अपने मर्म को घाटित कर देता है तो वो हर पाठक के लिए बड़ा ही उत्तेजक रहता है उसके लेखन में अंदर जाने का और उसको समझने का। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी अपने लेखन में समेटा और ईश्वर ने आपको सहयोग दिया कि आपने एक बड़े भूगोल को जीने का अवसर पाया, देखने का अवसर पाया। सामाजिक संबंधों के आधार पर भी आपने तमाम सारे रचनाकार जो आज हम लोगों के लिए बड़े आदरणीय है नहीं है, उन लोगों के साथ आपका जो सानिध्य हुआ और जिस तरीके से आपने अपनी जीवन यात्रा की जिन संघर्षों में, उन संघर्षों को देखते हुए आपकी रचना और जो है रचनाकारिता के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ मैडम। और विश्वास है कि फिर हमारे गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों को अगर आपकी जो है उनकी आवश्यकता हुई तो फिर आप हमको जरूर अवसर देंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति, आयोजक मंडल के प्रति
और आभासी मंच पर उपस्थित उन तमाम सारे विद्वानों, शोधार्थियों और प्राध्यापकों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। उन सब लोगों के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से हमारा ये गंगा काव्य व्याख्यान माला अनवरत अबाधित ढंग से निरंतर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत 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 आभार, बहुत आभार आपका। धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी। मैं फिर से मैडम जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस व्याख्यान माला में आपने व्याख्यान देने का जो मन बनाया, इसलिए मैं अपनी ओर से और हमारे जो संयोजक जो हैं उन सभी की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो यह 53वां व्याख्यान है, इसकी समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा आभार भी स्वीकारिए, क्योंकि मेरे लिए आज आप लोगों से बात करना एक व्याख्यान नहीं रहा, बल्कि एक अविस्मरणीय ये एक याद हो गई मेरे लिए। क्योंकि मैंने जिस तरह से प्रारंभ से अंत तक जितनी सुव्यवस्थित ढंग से चला और जिस तरह मैंने बड़ा आत्मीय और बड़ा रिलैक्स अनुभव किया, तो आप सभी का जिस तरह अभी आपने वो प्रिंसिपल साहब ने भी जिस तरह से मिश्र जी, डॉक्टर मिश्र ने जिस तरह धन्यवाद दिया जिन शब्दों में जैसे, तो बहुत बहुत आभार आप सबका। और मैं अपनी बातों में इतनी बहक गई कि जो कुछ मुझे और कुछ अपने लेखन के बारे में कहना था वो सब रह गया है। और मैं सचमुच जो कुछ जितना आपको दे पाई उसकी मुझे खुशी है, और जो नहीं कह पाई वो फिर कभी। तो धन्यवाद आप। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार मैडम। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अच्छी तरह आपने बहुत ज्यादा परिचय दे दिया आप सबको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।